Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 1st November 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about framework for the US-India Major Defense Partnership. Important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. तो ये जो करंट डेवलपमेंट हुई है इसको और अच्छे से समझने के लिए थोड़ा हम लोग हिस्ट्री देखते हैं ऑफ इंडिया यूएस रिलेशंस। देखिए, राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक तरफ भारत आज़ाद हुआ, दूसरे तरफ वर्ल्ड इंटर इनटू अ न्यू पावर पॉलिटिक्स जिसको नाम दिया गया कोल्ड वॉर। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू मेजर पावर ब्लॉक्स, यूएस एंड इट्स अलाइज एक तरफ थे और दूसरी तरफ था यूएसएसआर। भारत और भारत जैसे कुछ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज वो इन दोनों ही ब्लॉक से अवे रहने का उन्होंने फैसला किया एंड वी स्टार्टेड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। लेकिन पाकिस्तान डिसाइडेड टू बी पार्ट ऑफ द यूएस ब्लॉक। इट साइंड सियाटो एग्रीमेंट। इट वाज पार्ट ऑफ सियाटो ग्रुप। और भारत पाकिस्तान की तो राइट सिंस इंडिपेंडेंस हॉस्टिलिटी रही है। तो इनडायरेक्टली यूएस का जब एलाई बना पाकिस्तान तो एक तरीके से भारत और यूएस के बीच में थोड़े से हॉस्टाइल रिलेशंस डेवलप होने शुरू हुए। विथ टाइम इंडिया स्टार्टेड कन्वर्जिंग मोर विथ यूएसएसआर। हमने कभी भी नाम को गिव अप नहीं किया। वी वर पार्ट ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बट इंडिया कन्वर्ज्ड मोर विथ यूएसएसआर। भारत और यूएसएसआर के बीच में एक फ्रेंडशिप एग्रीमेंट भी साइन हुई 1971 में। इंडिया ने ये एग्रीमेंट साइन किया था ताकि वो यूएसएसआर का सपोर्ट ले पाए in order to defeat Pakistan in East Pakistan region and declare it an independent country बांग्लादेश। उस टाइम में पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे अमेरिका और चाइना जैसे देश। तो उनको काउंटर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए भारत को ये यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप एग्रीमेंट साइन करना पड़ा। तो इस कारण से एक तरफ भारत ने यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, दूसरी तरफ पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग एलाई है यूएस का। इन सब कारणों से इंडिया यूएस के रिलेशन जो हैं वो हॉस्टाइल थे ड्यूरिंग कोल्ड वॉर टाइम। बट देन 1991 में यूएसएसआर गॉट डिसइंटीग्रेटेड, कोल्ड वॉर डायनामिक्स केम टू एन एंड एंड धीरे धीरे हुआ क्या कि यूएस पाकिस्तान से थोड़ा डाइवर्ज होने लगा। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था 2001 का टेरर अटैक ऑन अमेरिका। तो टेररिस्ट अटैक के बाद अमेरिका को धीरे धीरे बात समझ आने लगी कि पाकिस्तान इज ए स्टेट दैट स्पॉन्सर्स टेररिज्म। और बाद में तो अमेरिका को यह भी समझ आया कि पाकिस्तान ने ही ओसामा बिन लादेन को छुपाया हुआ था अबोटाबाद में। तो इन सब कारणों से पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में अब डिफरेंसेस क्रिएट होने लगे। और साथ ही साथ विद द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी, देखिए 1991 से लेकर के 2001 तक का जो टाइम था उसमें the world had become unipolar and was solely dominated by one superpower that was America। क्योंकि यूएसएसआर तो खत्म हो चुका था, रसिया was no longer that powerful। लेकिन 2001 में दो चीजें एक साथ हुई। एक तरफ अमेरिका के ऊपर टेररिस्ट अटैक जिस कारण से अमेरिकन फोर्सेज वेर सेंट इनटू अफगानिस्तान। उसके कुछ साल बाद अमेरिकन फोर्सेज वेर आल्सो सेंट इनटू इराक। इस कारण से अमेरिका वाज वेजिंग टू वॉर्स इन अफगानिस्तान एज वेल एज इराक। तो इन सब मौके का फायदा उठा करके चाइना स्टार्टेड टू असर्ट इट्स पावर, क्योंकि चाइना अभी तक बहुत पीसफुली राइज कर रहा था। अमेरिका नेवर सॉ चाइना एज इट्स कॉम्पिटिटर या थ्रेट टू इट्स हेजेमनी। बट जब अमेरिका दो वॉर में फंस गया, अफगानिस्तान और इराक वॉर में, देन चाइना स्टार्टेड टू असर्ट इट्स power also as well. With the beginning of 21st century, China started threatening allies of the US like Japan। डियाकाकू सेनकाकू आइलैंड डिस्प्यूट को उसने स्टार्ट कर दिया, 9 डैश लाइन ड्रॉ कर दिया उसने साउथ चाइना सी में। तो आप कह सकते हैं कि जो 2001 का टाइम था, एक तरफ टेरर अटैक ऑन अमेरिका, उसके बाद अमेरिकन फोर्सेस सेंट टू अफगानिस्तान एंड इराक,
और उसके बाद से दूसरी तरफ चाइनाज असर्शन ऑफ पावर स्पेशली इन एशिया पैसिफिक रीजन, इस टाइम ने ग्लोबल पॉलिटिक्स को बदल दिया और साथ ही साथ भारत और अमेरिका के रिलेशंस पे भी इसका इम्पैक्ट हुआ, क्योंकि नाउ अमेरिका वाज लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स अ पार्टनर हु कुड चैलेंज राइजिंग चाइना एंड नो वन कुड बी बेटर पार्टनर दैन इंडिया। तो अमेरिका धीरे धीरे भारत के साथ कोलैबोरेट करने लगा। अच्छा, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था 1991 में, तो इंडिया वाज आल्सो लुकिंग फॉर न्यू पार्टनर्स जिनके साथ अपने हम इकोनॉमिक ट्रेड और डिफेंस रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन कर पाएं। तो इन सब कारणों से विद द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी प्लस राइज ऑफ चाइना वाज थ्रेट फॉर इंडिया एज वेल बिकॉज इंडिया शेयर्स लॉन्ग बॉर्डर विद चाइना। इन सब कारणों से भारत और यूएस के रिलेशंस में एक पोटेंशियल आनी शुरू हुई फॉर डेवलपमेंट ऑफ गुड टाइज। मेन फैक्टर क्या है? चाइना। दूसरा फैक्टर क्या है? टेररिज्म। इन सब कारणों से दोनों देश एक साथ कन्वर्ज करने लगे विद द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी। तो कोल्ड वॉर के दौरान दोनों देशों में काफी डिफरेंसेस था। 1991 से लेकर के 2001 में धीरे धीरे वो डिफरेंसेस कम हुए। 2001 ऑनवर्ड्स अमेरिका के ऊपर टेरर अटैक, राइज ऑफ चाइना, उसने भारत और अमेरिका के रिलेशंस को बेहतर बनाना शुरू किया। उसके बाद से भारत और अमेरिका ने कई सारे आपस में डिफेंस एग्रीमेंट्स एक के बाद एक साइन किए। 2002 में जैसे साइन किया गया जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। इसके अंतर्गत शेयरिंग ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन बिटवीन द टू कंट्रीज स्टार्टेड। एक डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया गया 2005 में, जिसके अंतर्गत बेसिक डिफेंस रिलेटेड ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जा सकती थी। दिस was upgraded, ये 2005 वाला जो agreement it was upgraded in 2012 as DTTI, Defense Technology and Trade Initiative. इसके अंतर्गत now the two countries started focusing on sharing the intricate defense related technologies also with each other. 2015 ऑनवर्ड्स से तो आप देखोगे कि भारत और यूएस के डिफेंस रिलेशंस बहुत जल्दी जल्दी बेहतर होने लगे। 2016 में यूएस डेजिग्नेटेड इंडिया एज इट्स मेजर डिफेंस पार्टनर। 2018 में यूएस गेव इंडिया द टैग ऑफ STA1 स्ट्रैटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन टियर 1 टैग। इस टैग के साथ ही अब भारत को वो सारे क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, डुअल यूज टेक्नोलॉजीज अब दिए जा सकते थे जो अमेरिका अभी तक सिर्फ अपने नेटो अलाइज को देता था। तो STA1 टैग जो भारत को मिला 2018 में, ये एक सिग्निफिकेंट एलिवेशन था इन डिफेंस रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड द यूएस। फिर उसके बाद दोनों देशों ने आपस में 4 महत्वपूर्ण डिफेंस रिलेटेड एग्रीमेंट साइन किए जिसको कहा जाता है 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड यूएस रिगार्डिंग डिफेंस। उसमें से एक है लेमोआ। लेमोआ इनफैक्ट पहले ही साइन हो गया था STA1 से पहले ही, जब मेजर डिफेंस पार्टनर का टैग मिला उसी टाइम में लेमोआ साइन हो गया था। लेमोआ के अंतर्गत दोनों देश के जो डिफेंस एंटिटीज हैं जैसे नेवी हो गई, आर्मी हो गई, वो एक दूसरे के यहाँ लॉजिस्टिक सपोर्ट्स अवेल कर सकती हैं एज पर लेमोआ एग्रीमेंट। इसका मतलब मान लीजिए कि यूएस की कोई नेवल शिप है, वो भारत के पोर्ट पे आकर के वहाँ बर्थ कर सकती है, यानी कि रुक सकती है, रिफ्यूलिंग कर सकती है। लाइकवाइज इंडियन नेवल शिप कुड गो टू द यूएस। दूसरा फाउंडेशनल एग्रीमेंट कॉमकासा विच वाज साइंड आफ्टर दिस STA1 टैग। कॉमकासा जो है वो उसके अंतर्गत नाउ द डिजिटल प्लेटफॉर्म रिलेटेड टू डिफेंस इक्विपमेंट्स बिटवीन द टू कंट्रीज के बीच में एक हार्मनी डेवलप करने की कोशिश की गई ताकि एक इंटर ऑपरेबिलिटी डेवलप की जा सके। अब ये क्या मामला है कॉमकासा का, एकदम एसेंस में समझा देता हूँ। जैसे अमेरिका का कोई मान लीजिए फाइटर एयरक्राफ्ट है, तो फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर कुछ टेक्नोलॉजी होती है, साथ ही साथ कम्युनिकेशन के लिए उस टेक्नोलॉजी को ग्राउंड बेस्ड सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट करना पड़ता है। अब वो जो ग्राउंड बेस्ड सिस्टम के साथ जिसको इंटीग्रेट किया जा रहा है, उस सिस्टम्स के अंदर जो सॉफ्टवेयर होंगे वो भारत के अलग होंगे, अमेरिका के अलग होंगे। तो इस कारण से अगर अमेरिकन एयरक्राफ्ट को सीधा सीधा भारत में ला भी दिया गया तो वो एयरक्राफ्ट डायरेक्टली ऑपरेट कर नहीं पाएगा।
रीजन बीइंग ग्राउंड बेस्ड जो सिस्टम्स हैं उनके सॉफ्टवेयर अमेरिका वाले सॉफ्टवेयर से अलग हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे एज पर कॉमकासा एग्रीमेंट दोनों देशों के जो बेसिक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म हैं विथ रिस्पेक्ट टू डिफेंस उसमें एक हार्मनी डेवलप करने की कोशिश की गई ताकि डिफेंस इक्विपमेंट्स की इंटर ऑपरेबिलिटी हो पाए। इंटर ऑपरेबिलिटी मतलब वहाँ के डिफेंस इक्विपमेंट्स को भारत लाया जा सके और बिना कुछ मेजर चेंज के सीधा सीधा यूज किया जा सके। सरल भाषा में समझने के लिए, जैसे आप अपना लैपटॉप लेकर के मेरे घर आए और आपके लैपटॉप में मैंने अपने घर का वाईफाई का एक्सेस दिया हुआ है, तो अगले बार से क्या होगा कि आप सीधा लैपटॉप लेकर के आएंगे, मेरे घर पे बैठेंगे, काम करेंगे। वैसे ही मैं आपके घर पे जाऊं और आपने अपने वाईफाई का एक्सेस मुझे दिया हुआ है, मैं अपना लैपटॉप लेके जाकर के बैठूंगा, सीधा वहां पे काम करूंगा। तो इंटर ऑपरेबिलिटी हो गई। वैसा ही कुछ इंटर ऑपरेबिलिटी डेवलप किया गया विथ हेल्प ऑफ कॉमकासा एग्रीमेंट। फिर 2020 में साइन हुआ बेका, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जिसके अंतर्गत जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन यानी कि स्पेस सैटेलाइट्स की मदद से जो इंफॉर्मेशन लिया जाता है रिगार्डिंग ग्राउंड एक्टिविटीज, वो जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन जो मिलिट्री लेवल पे सिग्निफिकेंट है वो दोनों देश एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे एज पर बेका एग्रीमेंट। 2019 में ये जो 2002 में जीएसओ एमआईए एग्रीमेंट हुआ था, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, उसके अंतर्गत एक फर्दर वैल्यू एडिशन किया गया, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एनेक्स ऐड किया गया टू दिस जीएसओ एमआईए, जिसके अंतर्गत नाउ क्लासिफाइड सीक्रेट इंफॉर्मेशन कुड बी ऑल्सो शेयर्ड बिटवीन डिफेंस इंडस्ट्रीज ऑफ द टू कंट्रीज। तो आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो हमारे डिफेंस रिलेटेड इंटीग्रेशन है वो बढ़ते जा रहे हैं। फिर इस साल क्या हुआ, 2025 के स्टार्टिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका विजिट किया, वहाँ मिले डोनाल्ड ट्रंप से और दोनों के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉनहोमी रिलेशनशिप दिखाई दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मोदी जी इज़ माय ग्रेट फ्रेंड एंड ऑल। उसी दौरान फिर भारत और अमेरिका के बीच में एक और इनिशिएटिव लॉन्च किया गया जिसका नाम था कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव। कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव के अंतर्गत 3 मेन फैसले हुए। पहला, डिफेंस रिलेटेड और ज़्यादा कन्वर्जेंस होगा दोनों देशों के बीच में। 10 साल का, अगले 10 साल का डिफेंस रिलेटेड फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा साल 2025 से 35 तक का। ये फैसला हुआ कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव में, जिसके अंतर्गत दोनों देशों के बीच में डिफेंस रिलेटेड इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मिलिट्री एक्सरसाइजेज ज़्यादा होंगी। भारत और डिफेंस इक्विपमेंट्स प्रोक्योर करेगा फ्रॉम अमेरिका लाइक F-35 फाइटर्स, जेवेलिन एंड स्ट्राइकर मिसाइल्स। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को भी प्रमोट किया जाएगा। उसके लिए कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव के अंतर्गत लाया गया मिशन 500। अकॉर्डिंग टू दिस, द एम इज टू डबल बायलैटरल ट्रेड बिटवीन द टू साइड्स एंड टेक इट टू $500 बिलियन बाय 2030। इंडिया और यूएस के बीच में एक और एग्रीमेंट साइन हुआ, ट्रस्ट इनिशिएटिव। ट्रस्ट इनिशिएटिव के अंतर्गत देयर विल बी कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज विद रिस्पेक्ट टू क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो सब बढ़िया था फरवरी में। फिर धीरे धीरे रिलेशंस खराब होने लगे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कई सारे एरियाज में भारत को अपनी इकोनॉमी को ओपन करने के लिए फोर्स कर रहे थे, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। इंडिया डिड नॉट एग्री और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कई सारे टैरिफ्स इम्पोज किए भारत के ऊपर, 50% टैरिफ लगा दिया, तो जस्ट टू प्रेशराइज इंडिया। तो इस कारण से दोनों देशों के रिलेशंस थोड़े से खराब हुए। देन इंडिया स्टार्टेड टू डेवलप मोर एंड मोर कन्वर्जेंस विद चाइना एंड रसिया। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना स्टैंड थोड़ा सॉफ्ट किया। डोनाल्ड ट्रंप तो हर दिन ही सुबह से शाम अपना मूड बदल लेते हैं, राइट? तो सुबह कुछ और, शाम कुछ और। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप स्टार्टेड टू डेवलप सॉफ्ट स्टैंड्स फॉर इंडिया। और फिर अब दोनों देश, ये जो कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव के अंतर्गत पहला इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था कि डिफेंस रिलेटेड 10 साल का नया फ्रेमवर्क हम लोग तैयार करेंगे, उससे रिलेटेड हाल फिलहाल में अब एक डेवलपमेंट हुआ है और वो ये है कि एज पर द कॉम्पैक्ट एग्रीमेंट नाउ द 10 years डिफेंस रिलेटेड फ्रेमवर्क हैज बीन फाइनलाइज्ड। उसका नाम रखा गया है फ्रेमवर्क फॉर यूएस इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनरशिप। इसको साइन किया गया बिटवीन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी एंड यूएस सेक्रेटरी ऑफ वॉर एट 12th आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस। तो आसियान लेवल पे
डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही थी, उसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट किया। तो इंडिया इज ऑफिशियली नॉट पार्ट ऑफ आसियान, बट आसियान प्लस का हिस्सा है भारत। तो और यूएस भी हिस्सा नहीं है वैसे आसियान का, बट ईस्ट एशिया समिट में तो दोनों ही मेंबर हैं। तो ईस्ट एशिया समिट को कहा जाता है आसियान प्लस भी कभी कहा जाता है। उसके डिफेंस मिनिस्टर्स के पार्टनरशिप, डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग के दौरान भारत और अमेरिका ने ये डिफेंस फ्रेमवर्क साइन किया है। तो फोकस एरियाज इस 10 ईयर के फ्रेमवर्क में कहाँ कहाँ पे होगा? इट कवर ऑल द डिफेंस डोमेन लाइक लैंड, सी, एयर स्पेस, साइबर स्पेस, and it will be defense related policy direction between India and US for next 10 years. So India will look forward to procure more of defense equipments like Super Hercules, Globemaster, Poseidon aircraft, Chinook, Seahawks, Apache ATC. अब भारत को एक बात और ध्यान रखनी है कि यूएस के साथ जो डिफेंस रिलेशंस हैं उनमें बहुत ज़्यादा हमें यूनिलैटरल कंसेशन नहीं देना है, क्योंकि वी ऑल नो दैट यूएस फॉलोज द पॉलिसी ऑफ बेट एंड ब्लीड। वो खुद किसी भी राइजिंग पावर को चैलेंज नहीं करता है, वो सीधा सीधा कन्फ्रंट ना करने के बजाय किसी और देश को सपोर्ट करता है इन ऑर्डर टू चैलेंज सम राइजिंग पावर। तो वो यूएस बेट एंड ब्लीड पॉलिसी खेल रहा है टू कर्ब राइजिंग पावर चाइना थ्रू इंडिया। तो भारत को चढ़ा रहा है ताकि वो चाइना के साथ कन्फ्रंट करें हम, और दोनों एक दूसरे को ब्लीड करें। सो वी हैव टू बी माइंडफुल अबाउट दिस पॉलिसी ऑफ यूएस। दूसरा, यूएस इन करेंट टाइम कंटिन्यूज टू सपोर्ट पाकिस्तान। पाकिस्तान को बहुत, मतलब उसके स्टेचर को बढ़ा दिया यूएस के करंट एडमिनिस्ट्रेशन ने, जब पाकिस्तान का रोल को सिग्निफिकेंटली प्रोजेक्ट किया गया इन फाइंडिंग पीस विथ रिस्पेक्ट टू गाजा रीजन। तो गाजा पीस प्लान में पाकिस्तान वाज अलाउड टू प्ले सिग्निफिकेंट रोल। उसके अलावा बहुत ज़्यादा डिफेंस कन्वर्जेंस से क्या होगा? इट विल क्रिएट टेक डिपेंडेंसी ऑफ इंडिया ऑन द यूएस। हम लोग को आत्मनिर्भरता पे फोकस करना चाहिए। यूएस का एक लॉ है काटसा लॉ, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन। उसके अंतर्गत अमेरिका कहता है कि कोई भी देश उसके एडवर्सरीज, उसके दुश्मन 3 देश, रसिया, ईरान या नॉर्थ कोरिया के साथ अगर ट्रेड करेगा तो उसके ऊपर वो सैंक्शंस लगा सकता है अमेरिका। यह है काटसा लॉ। अब काटसा लॉ का खतरा हमेशा बना रहता है कि हम कभी भी ईरान के साथ कुछ ट्रेड करें, रसिया के साथ ट्रेड करें, नॉर्थ कोरिया के साथ तो हमारा ट्रेड नहीं होता है, इन दोनों के साथ ट्रेड करें, अमेरिका हमारे ऊपर काटसा लॉ का धमकी देकर के बोल सकता है कि हम तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं करेंगे। नाउ इफ we over rely on America for our defense procurement, then in that case, America will have a leverage to pressurize us using CAATSA law. It can prevent us from trading with our important partners like Russia and Iran. So that is also a concern कि अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी या कन्वर्जेंस करने का मतलब है कि अमेरिका इस काटसा लॉ का मिसयूज करके हमें रसिया और ईरान के साथ ट्रेड करने से रोक सकता है। दोनों ही देश हमारे लिए जरूरी हैं एज फार एज आवर एनर्जी सप्लाईज आर कंसर्न्ड। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे मेंस में पूछा जा सकता है कि इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशंस इन 21st सेंचुरी हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम transactional engagement to comprehensive strategic partnership. However, this trajectory includes both promise and challenges. Discuss. तो आपको बेसिकली जो मैंने हिस्ट्री बताई है वो सारी हिस्ट्री कि कैसे क्या शुरुआत हुई, थोड़ा सा कोल्ड वॉर के बारे में बता दिया एकदम ब्रीफली, फिर कैसे कैसे 2001 इमर्ज्ड एज अ वाटर शेड मूवमेंट, उसके बाद से दोनों देशों के बीच में कन्वर्जेंस हुआ, फिर इंपॉर्टेंट ट्रेड साइन अग्रीमेंट साइन हुए विथ रिस्पेक्ट टू डिफेंस ऑफ कोर्स, क्योंकि डिफेंस रिलेटेड प्रश्न है, और फिर आप कॉम्पैक्ट अग्रीमेंट वगैरह लिखें, लेकिन बताएं कि साथ ही साथ इंडिया हैज़ टू बी माइंडफुल बिकॉज ऑफ दीज एंड दीज फैक्टर्स। तो वही आपको बताना है। ट्रैजेक्टरी इंक्लूड्स बोथ प्रॉमिस एज वेल एज चैलेंजेस। तो हमें सेफ्टी सिक्योरिटी तो मिलेगी ही, लेकिन देयर आर सर्टेन चैलेंजेस। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले समझते हैं एशिया पैसिफिक रीजन होता क्या है। देखिए, सरल भाषा में कहें तो एशिया का वो हिस्सा जो पैसिफिक ओशन में कोस्ट शेयर करता है, सो कहा जाता है एशिया पैसिफिक रीजन। पार्ट ऑफ एशिया दैट लाइज इन पैसिफिक ओशन, एशिया पैसिफिक रीजन, मोटा मोटा ये डेफिनेशन है। इस एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर ट्रेड को और बाकी पॉलिटी एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए, बट मेनली
ट्रेड को प्रमोट करने के लिए दो इंपॉर्टेंट मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस लाए गए हैं। पहला है एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और दूसरा है आरसीईपी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। भारत दोनों का ही हिस्सा नहीं है। आरसीईपी के बनने के दौरान ड्यूरिंग अर्ली फेज इंडिया वाज पार्ट ऑफ द नेगोशिएशन, बट इन लेटर फेज इन 2019 इंडिया पुल्ड आउट ऑफ इट बिकॉज ऑफ इट्स कंसर्न कि चाइना भी उसका हिस्सा है। आरसीईपी इज ए काइंड ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन दीज मेनी कंट्रीज। तो चाइना भी उसका हिस्सा है, तो इनडायरेक्टली वी विल हैव अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद चाइना, सो चाइना विल स्टार्ट डंपिंग मोर एंड मोर गुड्स इनटू इंडिया, और भारत का जो ट्रेड वैसे भी डेफिसिट में है चाइना के साथ, वो और ज़्यादा वाइडन हो जाएगा। तो इन सब कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए इंडिया पुल्ड आउट ऑफ आरसीईपी। आज का जो डिस्कशन है दैट इज रिगार्डिंग एपेक। दिस इज अनदर इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म बिटवीन एशिया पैसिफिक कंट्रीज। एपेक बनाया गया था 1989 में, हेडक्वार्टर इसका सिंगापुर में। इसके अंदर 21 एशिया पैसिफिक कंट्रीज हैं, and this grouping has been created in order to promote trade and economic cooperation with respect to trade in goods and services as well as investment and people to people transfer। इन सबको प्रमोट करने के लिए एपेक ग्रुप बनाया गया। एपेक के मेंबर कंट्रीज के यहाँ नाम लिखे हुए हैं। सिग्निफिकेंट कंट्रीज की अगर बात की जाए तो इसमें यूएस है, चाइना है, रसिया है। तो ये सारे महत्वपूर्ण देश जो हैं वो सब एपेक का हिस्सा हैं। भारत इसका हिस्सा नहीं है। भारत ने 2016 में एक बार प्रपोजल दिया भी था दैट इट शुड बी इंक्लूडेड इनटू एपेक, बट दीज एपेक कंट्रीज रिजेक्टेड। अभी के लिए भारत एपेक का हिस्सा नहीं है। करंट न्यूज ये है कि एपेक की समिट हुई है इन साउथ कोरिया। इसमें डोनाल्ड ट्रंप द यूएस प्रेसिडेंट डिड नॉट अटेंड, और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग टुक सेंटर स्टेज। एकदम बीच में आकर के सारे देशों को वो रिलेट करके और अपने हिसाब से मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये क्या मामला है? एपेक के इस रिसेंट समिट में जहां पे डोनाल्ड ट्रंप डिड नॉट अटेंड, स्किप्ड, शी जिनपिंग ट्राई टू टेक सेंटर स्टेज, इससे क्या समझा जा सकता है? तो वही देखते हैं। ये जो डिस्कशन मैं अभी करने जा रहा हूँ, इसी डिस्कशन के लिए मैंने ये आर्टिकल आज के डिस्कशन में न्यूज़पेपर एनालिसिस में चुना है। ध्यान से समझिए। एपेक जब 1989 में बना था, उस दौरान, उस वक्त अमेरिका एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी थी। उसकी जो कंपनियां थीं उनका एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था, कॉम्पैरेटिव एडवांटेज था ओवर अदर कंपनीज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो अमेरिका चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, ओपन इकोनॉमी हो, ताकि उसकी कंपनियां दूसरे देशों में जाएं और वहाँ पे अपने आप को स्टैब्लिश कर पाएं, उनके मार्केट को कैप्चर कर पाएं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मल्टीलैटरलिज्म, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि आपकी कंपनियां मेरे यहाँ आ सकें, मेरी कंपनियां आपके यहाँ जा सकें, राइट? एक फ्री ट्रेड, एक पूरे वर्ल्ड को वन बिग ग्लोबल मार्केट में कन्वर्ट कर दिया जाए, इंटीग्रेटेड वर्ल्ड बना दिया जाए, दैट इज द आइडिया। बट उसमें फायदा उसको होता है जिनके देश की कंपनियां मजबूत हैं, कॉम्परेटिव एडवांटेज उनके पास। अब मारुति भले जाकर के अमेरिका में अपना सामान ना बेच पाए, लेकिन फोर्ड मोटर्स तो भारत में आकर के बेच पाएगा, बिकॉज दे आर हैविंग कॉम्परेटिव एडवांटेज। तो दैट इज द आइडिया। तो ओपन कर दीजिए कि भैया आप अपना सामान हमारे यहाँ बेच सकते हो, हम आपके यहाँ बेच सकते हैं, लेकिन फायदा तो उसी को होगा हु इज डोमिनेंट। तो ड्यूरिंग लेट 1980s या 1990s अमेरिकन इकोनॉमी वाज डोमिनेंट, and that is why America was a strong supporter of multilateralism and globalization. But with time, 21st century onward, economies like China and India have emerged. और वो अब अमेरिकन कंपनियों को खासकर मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी हद तक कॉम्पीट कर रही हैं, डोमिनेट भी कर रही हैं। और अब धीरे धीरे अमेरिका इज टेंडिंग टुवर्ड्स प्रोटेक्शनिज्म। आपको पता है, दिख रहा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ्स की बात कर रहे हैं कि टैरिफ लगा दूंगा, तुम्हें तुम्हारे प्रोडक्ट को हमारे देश में आने नहीं दूंगा। ऐसी बातें पहले अमेरिका नहीं कहता था। अमेरिका कहता था अरे टैरिफ्स वगैरह तो इससे ट्रेड रिस्ट्रिक्ट होता है, ट्रेड प्रमोट होना चाहिए पूरे दुनिया भर में, पूरे दुनिया भर को वन बिग मार्केट बना देते हैं इन ऑर्डर टू हैव बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वर्ल्ड वाइड। ऐसी बातें पहले अमेरिका करता था। अब धीरे धीरे अमेरिका प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रहा है। अमेरिका हैज स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग WTO विच स्टूड फॉर ग्लोबलाइजेशन एंड मल्टीलैटरलिज्म, और अमेरिका वाज एन इंस्ट्रूमेंटल कंट्री इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ WTO जब वो बना था। आज के टाइम में अमेरिका इज शार्प क्रिटिक ऑफ WTO। तो आपको एक ट्रेंड शिफ्ट देखना है कि हाउ अमेरिका इज मूविंग फ्रॉम द
द टेंडेंसी ऑफ सपोर्टिंग ग्लोबलाइजेशन टू प्रोटेक्शनिज्म। वहीं चाइना, उसकी कंपनियों को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है। नाउ दे आर एबल टू डोमिनेट द वर्ल्ड इकोनॉमी। चाइना हैज इमर्ज्ड एज मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। सो इस कारण से चाइना इज सपोर्टिंग नाउ मोर एंड मोर ग्लोबलाइजेशन एंड मल्टीलैटरलिज्म। और यही कारण है कि इस रिसेंट एपेक समिट में भी चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग प्रॉमिस्ड कि वी आर विलिंग टू डिफेंड ग्लोबल फ्री ट्रेड। हम चाहते हैं दुनिया भर में फ्री ट्रेड हो। ऐसा देश जो पहले खुद प्रोटेक्शनिज्म करता था, अब वो कह रहा है फ्री ट्रेड हो, बिकॉज नाउ दे आर हैविंग एडवांटेज। भाई सीधी सी बात है, ओपन कॉम्पिटिटिव सिस्टम वही प्रमोट करता है जो स्ट्रांग हो, कहेगा कि हाँ फेयर कंपटीशन होना चाहिए। जो थोड़ा कमजोर होगा वो प्रोटेक्शनिज्म की बात करेगा। सो यूएस इकोनॉमी इज नाउ स्ट्रगलिंग एंड दैट इज व्हाट इज टेंडिंग मोर टुवर्ड्स protectionism, while China is supporting the idea of more and more global free trade and multilateralism. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट वाटर पॉल्यूशन इन मणिपुर लोकटक लेक, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले लोकटक लेक के बारे में समझते हैं। इट इज a freshwater lake. In fact, it is largest freshwater lake in entire Northeast India and it is located in Manipur. Loktak Lake is mainly famous for its fumdis. फुमडीज क्या होता है? इस तरीके के सॉयल, वेजिटेशन, ऑर्गेनिक मैटर्स विच फ्लोट ऑन द लेक, इनको कहा जाता है फुमडी इन देयर लोकल मीती लैंग्वेज। मीती इज अ कम्युनिटी इन मणिपुर, उनके लैंग्वेज में इस तरह के फ्लोटिंग सॉयल वेजिटेशन को कहा जाता है फुमडीज। ये फुमडीज काफ़ी बड़े होते हैं, ऐसा मत समझिएगा कि काफ़ी छोटे छोटे हैं, ओनली फ्लोटिंग small amount of soil vegetation. They are so big that they support habitation, human settlement. They support wildlife. In fact, the largest Fundi is about 40 square kilometer area and उसका नाम है केबुल लामझाओ। केबुल लामझाओ को एक नेशनल पार्क डिक्लेयर किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। केबुल लामझाओ नेशनल पार्क इज द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। केबुल लामझाओ नेशनल पार्क इज फेमस फॉर संगाई डियर। तो इतना बड़ा है एक फुंडी कि उसको नेशनल पार्क बना दिया गया है। लगभग 40 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। एंड दैट केबुल लामझाओ नेशनल पार्क विच इज ऑन मणिपुर लोकटक लेक, इट इज वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। केबुल लामझाओ नेशनल पार्क, जैसे कि मैंने बताया, इस संगाई डियर के लिए पॉपुलर। तो देखते हैं संगाई डियर के बारे में। संगाई डियर इज ऑल्सो नोन एज ब्रो एंटलर्ड डियर, फाउंड ओनली इन केबुल लामझाओ नेशनल पार्क, और कहीं मिलता ही नहीं है। इट इज स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर। IUCN में इसको इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज डांसिंग डियर ऑफ मणिपुर। डांसिंग डियर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फुमडी पे रहते हैं और फुमडी फ्लोट करता रहता है। तो फुमडी जब फ्लोट करता है तो थोड़ा सा हिलता रहता है, वो तो उस पर अपने आप को बैलेंस करते रहते हैं। तो बिकॉज ऑफ देयर बैलेंसिंग एक्ट दूर से देख के लगता है डांस कर रहे हैं। करंट न्यूज इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट फिर भी मैंने आर्टिकल इंक्लूड कर लिया आज के डिस्कशन में, ताकि आपको मैं फुमडीज के बारे में, लोकटक लेक के बारे में और संगाई डियर के बारे में बता सकूं। करंट न्यूज है कि नागालैंड यूनिवर्सिटी ने हाल फिलहाल में एक स्टडी की जिसमें कहा कि मणिपुर का जो लोकटक लेक है वो वहाँ पे वाटर पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। दिस कुड बी अ थ्रेट फॉर केबुल लामझाओ नेशनल पार्क, स्पेशली टू इट्स स्पीसीज संगाई डियर। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंडिया विड्रॉ फ्रॉम आयानी एयरबेस, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। प्लेसेज इन न्यूज में पूछा जा सकता है, मेंस में जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में इसका कहीं आप पासिंग रेफरेंस में जिक्र कर सकते हैं। आयानी एयर बेस इज लोकेटेड नियर दुशानबे विच इज तजाकिस्तान कैपिटल। यह है तजाकिस्तान, उसके कैपिटल दुशानबे आयानी एयरबेस है। देखिए, तजाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हैं। तो 1998 में तजाकिस्तान ने भारत को अलाउ किया कि भारत एक बेस इस्टेब्लिश कर पाए इन फराक्कोर, फर्स्ट बेस। दैट वाज नॉट जस्ट एयरबेस, इट वाज अ बेस, मिलिट्री एयरबेस आप कह सकते हैं, जिसमें हेलीकॉप्टर्स रखे जा सकते थे, रिपेयर यूनिट प्लस मिलिट्री हॉस्पिटल भी था। तो फराक्कोर बेस बनाने का को अलाउ किया तजाकिस्तान ने 1998 में। बाद में फराक्कोर बेस वाज शट डाउन इन 2008। उसके बाद तजाकिस्तान अलाउड इंडिया टू ओपन आयानी बेस लेटर ऑन। तो फराक्कोर एयर बेस आप कह सकते हो क्योंकि मेनली तो वहाँ पे मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स थे।
तो पहले फराकोर एयरबेस तजाकिस्तान में खोलने के लिए दिया तजाकिस्तान ने, बाद में उसको बंद किया गया तो अयानी एयरबेस मिल गया भारत को। अयानी एयरबेस इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि अयानी एयरबेस के थ्रू भारत को एक्सेसिबिलिटी मिल रही थी टू दी सेंट्रल एशियन कंट्रीज लाइक तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड किर्गिस्तान, अयानी एयरबेस के कारण। प्लस अयानी एयरबेस वॉज वेरी क्लोज टू अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के अंदर जब वॉर चल रहा था, जिसमें एक तरफ अमेरिकन फोर्सेस थे, दूसरे तरफ अफगानिस्तान की आर्मी, जो उस टाइम की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। जब अमेरिकन फोर्सेस गए अफगानिस्तान 2001 में, तो उन्होंने वहां पे तालिबान को पावर से हटाया, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार बनाई। तो उस टाइम की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट की जो अपनी नेशनल आर्मी थी, उसको इनडायरेक्टली भारत सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि भारत हमेशा से चाहता था कि अफगानिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी बनी रहे। तो उसको भारत सपोर्ट कर रहा था थ्रू अयानी एयरबेस। क्योंकि जब वॉर चल रहा था 2001 से लेकर के 2021 तक, जहां पे एक तरफ अमेरिकन फोर्सेस सपोर्ट कर रहे हैं अफगानिस्तान की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट की नेशनल आर्मी को, और दूसरी तरफ तालिबानी उनसे लड़ रहे हैं, उस टाइम में अमेरिका कंसिस्टेंटली भारत को कहता था कि अपने आप आर्म्ड फोर्सेस भेजिए अफगानिस्तान के अंदर टू सपोर्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड फोर्सेस, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के फोर्सेस। लेकिन भारत ने ऐसा किया नहीं, क्योंकि हम सीधा सीधा तालिबान से हॉस्टिलिटी नहीं करना चाहते थे, और भारत ने काफी समझदारी दिखाई, नहीं तो अभी काफी तकलीफ हो सकती थी भारत को। तो उस टाइम में भारत ने सीधा सीधा तो अपने फोर्सेस नहीं भेजे, बट अयानी एयरबेस के थ्रू इनडायरेक्टली सपोर्ट करते थे हम लोग वहाँ के नेशनल फोर्सेस को। और वहाँ पे एक और फाइटिंग ग्रुप था तालिबान के अगेंस्ट, जिसको कहा जाता था नर्दर्न अलायंस, उसको भी सपोर्ट करते थे। ये सब चलता रहा, लेकिन नाउ तालिबान रिटर्न टू पावर इन 2021, तो उसके बाद से अयानी एयरबेस का सिग्निफिकेंस खत्म हो गया। एंड दैट इज द रीजन व्हाई नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड to wind up from Ayani airbase. India has decided to withdraw from Ayani airbase. That is the news. तो इस कारण से ये एयरबेस न्यूज में आया है। हो सकता है प्रीलिम्स एग्जाम में ऐसा सिंपल सा प्रश्न आपसे पूछ ले। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सरदार पटेल जी से रिलेटेड बस दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ही वाज कन्फर्ड अपॉन दिस टाइटल बाय वीमेन ऑफ बारदोली। सीटीबीटी से रिलेटेड फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इंडिया हैज साइंड बट नॉट रेटिफाइड, ऐसा नहीं है। इंडिया हैज नाइदर साइंड नॉट रेटिफाइड। बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। चाबहार पोर्ट का फायदा होगा कि इंडिया विल नॉट हैव टू डिपेंड ऑन पाकिस्तान फॉर एक्सेस टू अफगानिस्तान। एंड अमेजन फेस प्रोजेक्ट का पहला स्टेटमेंट तो सीधा सीधा सही, बट दूसरा गलत है, क्योंकि टाइम मशीन तो कहा जा रहा है उसके इक्विपमेंट को, बट नॉट बिकॉज इट जनरेट्स आर्टिफिशियल रेनफॉल। इस कारण से दूसरा स्टेटमेंट गलत है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।